आनंद मार्ग के प्रारंभिक दिन। जब मैं सन्यासी बना तो मेरे मन में सन्यासी जीवन का कोई रंग पैदा नहीं हुआ था, मगर मानसिक भाव पैदा अवश्य हुआ था। मैं विद्यार्थी जीवन के रंग में रंगा था, कारण हाई स्कूल के पास करने के बाद ही सन्यासी बना। प्रारंभ में विद्यार्थी जीवन अधिक मात्रा में था और सन्यासी जीवन नाम मात्र था। मेरी पोस्टिंग हुई भागलपुर कमिश्नरी में। भागलपुर हुआ मेरा मुख्यालय। मानसिकता विद्यार्थी की थी, इसीलिए प्रचार कार्य भी विद्यार्थियों के बीच शुरू हुआ। भागलपुर शहर में दो बड़े कॉलेज हैं, मारवाड़ी कॉलेज तथा दूसरा TNB कॉलेज। इन कॉलेज में अपना हॉस्टल भी है और आसपास के इलाके में छोटे छोटे लॉज भी है जहां विद्यार्थी रहते हैं। वही मेरा प्रचार का क्षेत्र बना। भागलपुर से लगा हुआ एक शहर है नाथनगर। उसी नाथनगर में एक लॉज भी था जिसका नाम था फेकू भवन। इसको बनाया था फेकू मंडल ने। यहाँ प्राय गांवों से आकर विद्यार्थी रहा करते थे। मैं वहाँ प्राय जाता था। हमारे एक कर्मठ कार्यकर्ता इसी लॉज में रहकर पढ़ रहे थे। भागलपुर से नाथनगर जाने के लिए ट्रेन तथा दूसरी टमटम की सुविधा है। टमटम तो हमेशा मिलता ही है, मगर ट्रेन तो समय पर ही मिलती है। एक दिन मैं ट्रेन से भागलपुर से नाथनगर के लिए प्रस्थान किया। ट्रेन से उतरकर एक संकरी गली से गुजर रहा था। जाना था फेकू भवन। उस समय मेरी पोशाक थी सफ़ेद धोती तथा सफ़ेद कुर्ता। बगल में एक एयर बैग होता था। एयर बैग में कुछ पत्रिकाएं, कुछ पुस्तकें तथा रोज़मर्रा के सामान, लुंगी, गंजी, पेस्ट तथा साबुन। कारण कि कहीं ठहरे तो यही ठहर गया। मैं चला जा रहा था उस संकरी गली से। मुझे लगा कि कोई मेरा बैग पकड़ लिया है। मैं रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हुआ है और मुस्कुराते हुए मुझे प्रणाम कर रहा है। मैंने प्रति नमस्कार किया। उसने मेरा बैग छोड़ दिया और पूछा, क्या आप दादा हैं? यह भागलपुर में मेरा तीसरा महीना था और पूरे जमालपुर ज़िला में मेरे आने का प्रचार हो गया था। लोग जानते थे कि दादा की दाढ़ी मूछें नहीं हैं, केवल लंबे लंबे बाल है। मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं दादा हूँ। और मैंने उससे पूछा, आपका शुभ नाम क्या है? उस साधक ने कहा, मैं भी एक साधक हूँ और लोग मुझे महावीर जी के नाम से पुकारते हैं। यह कपड़े की दुकान मेरी है। आइए, बैठिए। मैं तो साधक की ही खोज में निकला था, जो मिल गया। समय दिन के कोई 9 बजे थे। उसने दुकान कुछ देर पहले खोली थी। 2 ग्राहक बैठे थे कपड़े देखने के लिए। महावीर जी के सामने एक लंबी बेंच पर बैठ गए। मैं प्रचारक अवश्य था, मगर था नया साधक। ये लोग तो पुराने मार्गी थे। जब मैं पुराने साधक से मिलता तो बाबा की कहानी सुनाने की जगह मैं उनसे ही कहता कि आप हमें बाबा की कहानी सुनाए। मैंने जैसे ही जगह ली, बीच में ही टोकते हुए कहा, महावीर जी, आप तो पुराने साधक हैं, हमें बाबा की कहानी सुनाइए। जैसे ही मैंने यह बात कही, महावीर जी एक बच्चे की तरह रोने लगे। उनकी आँखों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी। मैं कभी इन ग्राहकों को देखता, कभी महावीर जी को। मैं कभी कभी अपने मन से पूछता कि हमसे कोई गलती हो गई? महावीर जी इतना क्यों रो रहे हैं? मैं तो घबरा गया।
आखिर महावीर जी को हुआ क्या। मगर देखा 5 मिनट के बाद ही वे सामान्य हो गए। अपनी धोती के किनारे से आंसू को पोंछा और ग्राहकों को कपड़ा देने में व्यस्त हो गए। मैं कुछ नहीं बोला, इस डर से कि यदि कहीं इन्हें कुछ बोलूं और ये रोना शुरू कर दे तो क्या होगा। मैं चुप रहा। ग्राहकों से निपटने के बाद उन्होंने कहा, चलिए घर के अंदर। मैंने उनका अनुसरण किया। अंदर जाने पर एक बड़ा मकान दिखा। एक महिला नाश्ता तैयार कर रही थी। मैंने अंदर आते ही उस महिला को प्रणाम किया। महावीर जी ने कहा, यह मेरी पत्नी है। माता जी ने खाना परोस दिया। मैंने कहा, अभी अभी नाश्ता करके भागलपुर से चला हूँ। किंतु महावीर जी नहीं माने, 2 पराठे रख दिए। मैंने डर से इसीलिए खा लिया कि कहीं महावीर जी फिर भाव में न आ जाए और रोना शुरू कर दे। जब मैंने खाना समाप्त कर लिया तो फिर हम लोग दुकान गए और महावीर जी बाबा की कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि आज से कई 6 साल पहले की बात है। फरवरी का महीना था। सुबह सुबह कोई 6 बजे किसी व्यक्ति ने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे लगा कि दूध वाला होगा। यह सुबह सुबह आकर मुझे तंग करता है। मैंने सोच लिया कि आज मुझे दरवाज़ा नहीं खोलना है। किंतु 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे की सिकड़ी को खटखटाया और मेरा नाम लेकर पुकारा। मैं तुरंत समझ गया कि यह तो बाबा की आवाज़ है। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला। बाबा को सामने देखकर हैरान हो गया। ठंड काफ़ी थी और बाबा एक कमीज़ और धोती में थे। मैंने कहा, बाबा अंदर चले आइए। बाबा तुरंत घर के अंदर चले आए, हमारे सोने के कमरे में। हमारा सामने का बड़ा कमरा है, उसी में हमारा बच्चा और हम दोनों प्राणी सोते हैं। मैंने अपनी पत्नी को जगाया और कहा, उठो उठो, बाबा आए हैं। बेचारी हड़बड़ाकर उठी और बाबा को चरण स्पर्श प्रणाम किया। मैंने अपने बच्चे को उठाना चाहा तो बाबा ने कहा, उन्हें सोने दो, तंग मत करो। मैंने सोचा अब बाबा का स्वागत कैसे करें। मैंने अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से चाय बनाओ। बेचारी चाय के लिए स्टोव जलाई, मगर दूध नहीं था। अभी तो दूध वाला को गाली दे रहा था कि कमबख्त सुबह सुबह आकर तंग करता है, और अब मैं मन ही मन गाली दे रहा हूँ कि दूध वाला साला आया नहीं। बाबा ने कहा, दूध के लिए तुम लोग परेशान नहीं हो। दूध के बदले यदि नींबू हो तो नींबू का रस डाल दो। यह चाय दूध की चाय से अधिक स्वादिष्ट और फ़ायदेमंद होगी। मैंने नई चीज़ बाबा से सीख ली और अपनी पत्नी से कहा, दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, नींबू का रस ही डाल दो। घर में नींबू था। बाबा को चाय दी। बाबा ने कुर्सी पर बैठे बैठे चाय पी और मुझसे कहने लगे, महावीर, तुम्हारा तो कपड़े का व्यापार है, तुम्हें इतनी देर तक सोना नहीं चाहिए। सुबह सुबह उठकर स्नान करके ध्यान में बैठ जाना चाहिए और 8 बजते बजते दुकान खुल जानी चाहिए। यही व्यापार का नियम है। ग्राहक आवे या न आवे, दुकानदार को अपना कर्तव्य पूरा पूरा निभाना पड़ता है। कब किस समय ग्राहक आएगा तुमको तो पता नहीं है। यदि कोई ग्राहक आकर लौट जाए तो तुम यह भी आशा नहीं करो कि वह फिर आएगा ही। इसीलिए तुम्हें अपने कर्तव्य पर अड़िग रहना होगा। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा, आप अभी कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे? बाबा ने कहा, ट्रेन से जमालपुर से आ रहा हूँ और चंद्रनाथ से मुलाकात करनी है, इसीलिए यहाँ आया हूँ। रास्ते में मुझे याद आई
तो सोचा तुमसे भी मिल लूँ, इसीलिए जगाया। यह घटना सुनने के बाद मैंने महावीर जी से पूछा, क्या बाबा ऐसे ही अकेले घूमते थे? उस समय महावीर जी ने कहा, हाँ, जमालपुर में मैंने उन्हें ऐसे ही सभी जगह घूमते देखा है। उन्होंने आगे कहा, देखिए, यह मेरा बड़ा लड़का है। जब कभी भी हम लोगों से झगड़ा हो जाता है तो सीधा जमालपुर भाग जाता है और बाबा से मिलता है। बाबा उसे समझा बुझा कर हमारे घर भेजते हैं। यह हमसे बाबा का पारिवारिक संबंध है। पाठक लोग क्षमा करें, यह कहने का मेरा मतलब है कि बाबा आनंद मार्ग संस्था का निर्माण करने के पहले और कुछ दिन बाद तक अकेले ही उन्हें अपना कार्य करना पड़ता था। शुरू में अपने कार्यक्रम के अनुसार तो वे स्वतः घूमते थे। मैंने देखा है, बाबा अपने समय का अधिकतम उपयोग करते थे। जब उन्हें पूर्व की ओर यात्रा करनी होती, यानी कलकत्ते की यात्रा करनी होती, तो दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद शाम को दानापुर फास्ट पैसेंजर पकड़कर पूरी रात्रि की यात्रा कर दिन में कलकत्ता आते। वहाँ मार्ग का काम करते। वहाँ से अतिपूर्व असम, नागालैंड की यात्रा करते तथा दक्षिण भारत की भी यात्रा करते। जब बाबा को पश्चिम तथा उत्तर भारत की यात्रा करनी पड़ती तो वे क्योल की तरफ से गाड़ी पकड़ते। जब वे दक्षिण बिहार की यात्रा करते तो गंगा स्टीमर से पार करते थे। उन दिनों की यात्रा में एक दिन कहीं गए और दूसरे दिन वे जमालपुर लौटकर आ जाते थे तथा अपनी नौकरी में लग जाते थे। सरकारी छुट्टी का वे फ़ायदा तो उठाते ही थे, पर अपनी व्यक्तिगत छुट्टी का भी फ़ायदा उठाते थे।